हाय डियर्स, जय हिंद जय भारत। आपका आपके चैनल राज हिंद हिंदी पर हार्दिक अभिनंदन है। यह हमारा रीतिकाल से संबंधित वीडियो नंबर 5 है। इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हमारे रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि केशवदास के विषय। केशवदास जी के विषय में जितनी जानकारी जुटा पाया उसे एक वीडियो में समाहित करना मेरे लिए असंभव सा हुआ, इसलिए केशवदास जी के विषय में 2 वीडियो बनाए जाएंगे। प्रस्तुत हैं प्रथम वीडियो। तो आइए हमारे साथ आज फिर से हिंदी के महासागर से कुछ मोती चुन लेते हैं। रीतिबद्ध कवि केशवदास। केशवदास का जन्म संवत 1612 ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ। एक बार पुनः देख लेते हैं। हमारे केशवदास जी का जन्म संवत 1612 में ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु इनका मूल स्थान यानी पूर्वजों का स्थान राजस्थान में भरतपुर जिले का कुम्हेर कस्बा माना जाता है। हमारे केशवदास के पिताजी का नाम पंडित काशीनाथ या काशीराम। हमारे केशवदास के पिता पंडित काशीनाथ या काशीराम संस्कृत के उद्भट विद्वान माने जाते हैं। काशीनाथ संस्कृत के विद्वान होने के साथ साथ ज्योतिष में भी अपनी विशेष रुचि रखते थे, या यूँ कहें कि पंडित काशीनाथ या काशीराम संस्कृत के विद्वान होने के साथ साथ ज्योतिष के भी विद्वान थे। इसीलिए साहित्य से हमें शीघ्रबोध नामक ग्रंथ मिलता है जो कि ज्योतिष से संबंधित हैं, और इसके लेखक पंडित काशीनाथ या काशीराम माने जाते हैं। जब पंडित काशीनाथ ज्योतिष के और संस्कृत के ज्ञाता या विद्वान थे तो उनके पुत्र केशवदास में भी ये लक्षण आना स्वाभाविक था। इसीलिए कहा जाता है या माना जाता है कि इनके परिवार के सेवक गण भी संस्कृत बोला करते थे, यानी केशवदास का पूरा परिवार ही नहीं अपितु उनके दास भी संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे, जैसा कि स्वयं केशवदास ने अपनी रचना कवि प्रिया में लिखा। भाषा बोली न जानिए जिनके कुल के दास, भाषा कवि को मंदमती तही कुल केशवदास। अगला बिंदु देखिए। केशवदास ने संस्कृत के ग्रंथों व शास्त्रों का अत्यधिक अध्ययन किया, जिसके परिणाम स्वरूप केशवदास ने भी काव्यांग निरूपण की प्रवृत्ति को प्रधानता दी। यानी केशवदास ने संस्कृत ग्रंथों व शास्त्रों से जो सीखा उसे अपने काव्य में प्रधानता दी। यह भी कह सकते हैं कि संस्कृत के अलावा काव्यांग निरूपण को हिंदी में भी प्रधानता दी। मगर हमें यहाँ ध्यान रखना होगा, केशवदास ने संस्कृत आचार्यों की भांति हिंदी में भी काव्यांग निरूपक ग्रंथों की रचना की। या यूँ समझ लीजिए कि संस्कृत आचार्यों ने जिस प्रकार से काव्यांग निरूपण संस्कृत में किया, ठीक उसी प्रकार हमारे केशवदास जी ने हिंदी में काव्यांग निरूपण किया या हिंदी के लिए काव्यांग निरूपण किया। इसका हम आगे अध्ययन करेंगे कि केशवदास जी के कौन कौन से ग्रंथ हैं जो काव्यांग निरूपण से संबंधित ग्रंथ माने जाते हैं। डियर्स, जो हमने रीड किया उनके अनुसार अब हम यह कह सकते हैं कि हिंदी के प्रथम काव्यांग निरूपक आचार्य केशवदास माने जाते हैं। या इसी पंक्ति को हम इस तरह भी देख सकते हैं कि हिंदी के प्रथम सर्वांग काव्यांग निरूपक आचार्य केशवदास माने जाते हैं। हम इतना तो जान गए कि हिंदी के प्रथम काव्यांग निरूपक आचार्य या हिंदी के प्रथम सर्वांग काव्यांग निरूपक आचार्य केशवदास हैं। तो अब हम यह कह सकते हैं कि हिंदी के सर्वप्रथम आचार्य केशवदास हुए। और आगे आने वाले शब्दों पर ध्यान दीजिए। केशवदास द्वारा रचित कवि प्रिया नामक ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्र ग्रंथ माना जाता है। एक बार फिर आपको ध्यान दिला दूं, शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए, आगे आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूँ। हमारे आचार्य केशवदास द्वारा रचित कवि प्रिया नामक ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, कुछ बातें बार बार रिपीट जानबूझकर कर रहा हूँ ताकि आप भूले ना और आपको स्थायी रूप से याद हो जाए। तो ध्यान दीजिए, हमने अभी रीड किया कि हिंदी के प्रथम काव्यांग निरूपक आचार्य केशवदास या हिंदी के सर्वप्रथम आचार्य केशवदास। तो रीति ग्रंथकार कवियों में प्रथम कवि कौन है या कौन हो? शायद आपका जवाब केशवदास ही हो। अगर आपका जवाब केशवदास हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं।
क्योंकि शुक्ल जी के अनुसार इसका सटीक जवाब चिंतामणि त्रिपाठी है। यानी कि ऋतिक ग्रंथकार कवियों में प्रथम कवि चिंतामणि त्रिपाठी है। ध्यान रखिएगा, ऋतिक ग्रंथकार कवियों में प्रथम कवि चिंतामणि त्रिपाठी हैं, न कि आचार्य। अब जान लेते हैं केशवदास के आश्रयदाता कौन कौन हैं। तो ध्यान दीजिए, यह तो हमें याद होना ही चाहिए। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम साहा के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह के सभा पंडित व राजगुरु थे। एक बार पुनः देख लेते हैं। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम साहा के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह के सभा पंडित व राजगुरु थे। यहाँ से भी इतनी सी बात हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि अभी गत एग्जाम्स में यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था, और वह है केशवदास ओरछा नरेश महाराज इंद्र सिंह के सभापति व राजगुरु थे। केशवदास के अन्य आश्रयदाताओं में जिक्र कर लेते हैं, और यह नाम हमें क्रमशः याद हो तो अति उत्तम होगा। जैसे राम साहा, इंद्रजीत सिंह व वीर देव सिंह। एक बार पुनः देख लेते हैं। राम साहा, इंद्रजीत सिंह व वीरदेव सिंह। इनके अलावा 3 नाम और हैं, रतन सेन, अमर सिंह व चंद्रसेन आदि। अब जान लेते हैं हमारे केशवदास जी के उपनाम, यानी हमारे साहित्य में केशवदास जी को किस किस रूप में जाना जाता है। यानी एग्जामिनर हमसे कौन कौन से शब्दों के समूह देकर आंसर के रूप में केशवदास शब्द को प्राप्त करना चाहता है। हमारे केशवदास को भक्ति काल व रीति काल के संधि कवि के रूप में भी जानते हैं। या इस पंक्ति का भावार्थ हम इस तरह से निकालें कि केशवदास को भक्ति काल व रीति काल के बीच की कड़ी भी माना जाता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। उपनाम केशवदास को भाषा का मिल्टन कहा हमारे मिश्र बंधुओं ने। अगला बिंदु, केशव को कठिन काव्य का प्रेत माना हमारे शुक्ल जी ने। इसका प्रमुख कारण है केशव के काव्य में पांडित्य प्रदर्शन अधिक होने के कारण। आधुनिक आलोचकों ने केशव के काव्य में पांडित्य प्रदर्शन अधिक पाया, तो कुछ आलोचक इन्हें यानी केशवदास को हृदयहीन कवि भी कहते हैं। अगला बिंदु, हमारे आचार्य केशव को अलंकारवादी आचार्य माना जाता है। केशव को वेदांतवादी मिश्र भी कहा जाता है। यह तो हम पूर्व में रीड कर चुके हैं कि रीति काव्य के प्रथम आचार्य, रीति के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? केशवदास। एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं हमारे केशवदास के उपनाम। हमारे केशवदास को भक्ति काल व रीति काल के संधि कवि के रूप में जाना जाता है। कठिन काव्य का प्रेत माना हमारे शुक्ल जी ने। क्यों? तो जवाब है पांडित्य प्रदर्शन के कारण। और इसी पांडित्य प्रदर्शन के कारण कुछ लोग केशव को हृदयहीन कवि भी कहते हैं। अगला बिंदु, हमारे केशवदास अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। हमारे केशव को वेदांत मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे केशवदास को रीति काव्य के प्रथम आचार्य या हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य के रूप में भी जाना जाता है। अब जान लेते हैं हमारे केशवदास जी से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। यानी हमारे केशवदास को समय की दृष्टि से भक्ति काल और रचना प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल के कवि माने जाते हैं। या हम इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारे केशवदास काल क्रमानुसार भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन काव्यांग निरूपण की प्रवृत्ति के आधार पर रीति काल के प्रथम आचार्य हैं। अगला बिंदु देखिए, आचार्य शुक्ल व डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास का विवेचन भक्ति काल में किया है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें याद होनी चाहिए, हमारे डॉक्टर नगेंद्र रीति काल के प्रवर्तक मानते हैं केशवदास जी को। हमें यह याद होना चाहिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति काल के प्रवर्तक केशवदास होंगे। हमारे डॉक्टर नगेंद्र के अलावा भी एक और प्रवर्तक हैं जो केशवदास को रीति काल का प्रवर्तक मानते हैं। वैसे इससे पूर्व वाले किसी वीडियो में इस क्वेश्चन का जवाब अवश्य है। हमने अभी रीड किया कि आचार्य शुक्ल व डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास का विवेचन भक्ति काल में किया है। अगला बिंदु, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार देखिए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखते हैं, रीति काल का समयक परिवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। यहाँ उक्त दोनों कथन इसलिए प्रस्तुत किए गए हैं ताकि
आपके सामने इस क्वेश्चन का जवाब प्रस्तुत किया जा सके। ऐसा या इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम हॉल में आ गया तो फिर जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम होगा। हम नहीं चाहते कि इस तरह के क्वेश्चन को आप छोड़ें या गलत करके आए। वैसे अब क्वेश्चन का जवाब आपके पास होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है, केशव को भक्तिकालीन कवि किसने माना है या किसने नहीं माना। इस क्वेश्चन का पहला जवाब यानी किसने माना, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। और इस कथन के अनुसार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र यानी केशव दास को भक्ति काल का कवि मानने वाले आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र व विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। जो शेष रहा वही हैं जिन्होंने नहीं माना। यह हमारे अनुसार हैं। एग्ज़ाम हॉल में कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। डियर्स, हम जानते हैं कि हमारे केशव दास के पिता संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे और हमारे केशव दास को हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। एडवांस नॉलेज के रूप में याद रख लीजिएगा, ये यानी केशव दास संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष एवं राजनीति के भी ज्ञाता थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, हमारे केशव दास ने भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को अधिक महत्व दिया है। यानी केशव ने भावनाओं को अधिक महत्व नहीं दिया। उनके काव्य में चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ अधिक हैं, जैसे यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनुन विराजई कविता वनिता मित। इन पंक्तियों के विषय में हमें ध्यान होना चाहिए कि यह केशव दास की हैं। जिन्हें पता नहीं है वह भूषण शब्द को देखकर इन्हें भूषण की मानेंगे, जो कि गलत है। इन पंक्तियों के विषय में दूसरी बात यह कि यह श्लेष अलंकार युक्त पंक्तियां हैं। इस वीडियो के लिए केशव दास जी की 7 रचनाएं यहाँ पर टैप की गई हैं, जिन्हें आपको रीड करना होगा। इन रचनाओं के विषय में या केशव दास जी के विषय में अन्य बातें हम अगले वीडियो में जानेंगे। यह वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरह से डियर्स, यह वीडियो अधूरा है। इसके बाद में जो वीडियो आएगा ऋतिक काल 5B नाम से। वीडियो में हमारा प्रयास आपको कैसा लगा अवश्य बताइए। डियर्स, अभी हमारे पास इतने से समय के लिए ही वीडियो बनाने की क्षमता उपलब्ध है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।